Very good afternoon, student. Today we will start our fluid dynamics class, right? तो पिछला जो क्लासेस हम लोग किए थे वो फ्लूइड काइनेमेटिक्स के ऊपर था और आज का जो क्लास है वो फ्लूइड डायनामिक्स के ऊपर है। फ्लूइड का जो कंटिन्यूटी इक्वेशन या कंटिन्यूटी इक्वेशन के ऊपर जो न्यूमेरिकल हम लोग देखे थे वो फ्लूइड काइनेमेटिक्स के ऊपर था, जहां पे जो फोर्स लगता है वो फोर्स का जो बॉडी का जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट को कंसीडर किया जाता है, लेकिन उस मूवमेंट का जो रीजन है क्या कौन सा फोर्स की वजह से वो मूवमेंट हो रहा है फ्लूइड का वो कंसीडर नहीं किया जाता है। लेकिन अभी जो हम लोग फ्लूइड डायनामिक्स जो स्टडी करेंगे, फ्लूइड डायनामिक्स को हम स्टडी करेंगे कि फ्लूइड का जो मूवमेंट है वो फ्लूइड का मूवमेंट, साथ में वो फ्लूइड का मूवमेंट के पीछे रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन और व्हाट आर द फोर्सेस दैट रिक्वायर्ड टू मूव द फ्लूइड, वो उसको कंसीडर करके हम लोग अभी फ्लूइड डायनामिक्स को स्टडी करेंगे। तो फ्लूइड डायनामिक्स को स्टडी करने के लिए हम लोग को जो चीज में ज्यादा ध्यान देना पड़ता है दैट इज ऑयलर्स इक्वेशन, क्योंकि ये जो चैप्टर का शुरुआत में हम लोग दो चीज देखे थे, एक लैग्रेंजियन मेथड, राइट, और एक ऑयलेरियन मेथड। तो लैग्रेंजियन मेथड से रिलेटेड जो भी काइनेमेटिक्स का जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो सारा चीज हम लोग बताए थे, क्योंकि लैग्रेंजियन मेथड में एक फ्लूइड का एक सिंगल पार्टिकल के ऊपर सारा फॉर्मूलाज बेस्ड है। लेकिन जब ऑयलेरियन मेथड में आते हैं तो एक सर्टेन सेक्शन, सर्टेन पाइप का सेक्शन या सर्टेन फ्लूइड का सेक्शन के ऊपर हम लोग सेक्शन को कंसीडर करते हुए हम लोग सारा इक्वेशन बनाए। तो आज का जो टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, व्हिच नेम इज यूलर्स, कोई यूलर्स बोलता है, कोई ऑयलर्स बोलता है, यूलर्स इक्वेशन। और इस यूलर्स इक्वेशन का जब डेरिवेशन करते हुए हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन में जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूलर्स इक्वेशन को देखेंगे और उस यूलर्स इक्वेशन को हम लोग डिराइव करते हुए हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन को स्टडी करेंगे। तो एक मान के चलते हैं कि एक स्ट्रीमलाइन फ्लो को कंसीडर करते हैं, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो? कैन यू एनीबॉडी एक्सप्लेन दैट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रीमलाइन और लैमिनार फ्लो? Any student? बताओ, स्ट्रीमलाइन और लैमिनार फ्लो। लिक्विड in the straight line. When a liquid flows in the straight line is called streamline or fluid. Flows goes through a straight line, और जो फ्लूइड का जो फ्लो का जो मूवमेंट होता है वो जो बहुत धीरे-धीरे मूवमेंट होता है, राइट, इस तरीके का फ्लो को हम लोग स्ट्रीमलाइन या लैमिनार टाइप ऑफ फ्लो हम लोग बोलते हैं, राइट। तो हम लोग एक स्ट्रीमलाइन फ्लो को कंसीडर कर रहे हैं। कंसीडर a streamline flow, consider a streamline flow। एक स्ट्रीमलाइन फ्लो को हमने कंसीडर किया, राइट, जहां पे वो जो स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है वो कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है, मैं वहां उसको डिफाइन कर रहा हूं कि दैट फ्लो इज इन एस डायरेक्शन, द फ्लो इज इन एस डायरेक्शन। मैंने स्ट्रीमलाइन फ्लो कंसीडर किया और वो कौन सा डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, एस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। मैं जिस तरीके से डेरिवेशन को दिखाऊंगा, जिस तरीके से डेरिवेशन को यहाँ पे मैं राइट डाउन करूंगा, ठीक उसी तरीके से अगर सेमेस्टर में अगर क्वेश्चन आता है तो सेमेस्टर का क्वेश्चन में ठीक उसी तरीके से इसका आंसर शॉर्ट आउट, इसका डेरिवेशन उसी तरीके से बना, ठीक है, ताकि तुम लोगों को समझने में भी सुविधा हो और जो समझे हो उसी तरीके से उसको अगर लिखोगे तो बीच में डेरिवेशन करते हुए बीच में कभी को मतलब भूल नहीं जाओगे कौन सा स्टेप इसके बाद नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक स्ट्रीमलाइन फ्लो लिया हूं, राइट, जो मेरा क्या है, जो मेरा एस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, राइट, और एक सिलिंड्रिकल एलिमेंट लिया हूं। नेक्स्ट क्या क्या कंसीडरेबल है, नेक्स्ट कंसीडर a cylindrical element, consider a cylindrical element, एक cylindrical element को कंसीडर किया हो जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है DA। why it is DA? मैं इसको DA क्यों पकड़ रहा हूं, इसको मैं A पकड़ सकता हूं, कैपिटल A पकड़ सकता हूं, लेकिन मैं इसको DA पकड़ रहा हूं। why we are considering that the cross section area of the cylindrical element is DA? So very small होगा सर, very small area। Thank you। So ये जो मैं cylindrical element को मैं कंसीडर कर रहा हूँ जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया DA है, ये बहुत ही स्मॉल एलिमेंट है, इसीलिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग DA डिफाइन कर रहा हूँ। इट्स नॉट अ कैपिटल A, इट्स जस्ट DA।
ओके, और उसका लेंथ को एंड द लेंथ इज ds। एक सिलिंड्रिकल एलिमेंट है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया dA है और उसका जो लेंथ है वो है मेरा ds, राइट। तो ये सिलिंड्रिकल एलिमेंट के ऊपर जब मेरा फोर्स एक्टिंग करेगा, ठीक है, मैं अभी ड्राइंग को ड्रॉ कर रहा हूं, ये मेरा सिलिंड्रिकल एलिमेंट है, ये मेरा सिलिंड्रिकल एलिमेंट है और इसको मैं एक्सिस से डिफाइन किया हूं, ये मेरा सिलिंड्रिकल एलिमेंट का एक्सिस है। फ्लो कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है? स्ट्रीमलाइन फ्लो कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है? स्ट्रीमलाइन फ्लो कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है, कोई बताओ मुझे। एस डायरेक्शन में हो रहा है, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो डायरेक्शन विल बी एस डायरेक्शन, एस डायरेक्शन, ओके। और इसमें क्या क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है, कैसे अप्लाई हो रहा है वो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं TDA एंड वर्टिकल के साथ कितना एंगल कर रहा है, वर्टिकल के साथ एंगल कर रहा है थीटा। ये मेरा वर्टिकल ये मेरा एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, जिस एक्सिस में सिलिंड्रिकल बॉडी प्लेस्ड है ये उसका एक्सिस है। और ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल किया है, वर्टिकल के साथ थीटा एंगल किया है, ठीक है। अब ये मेरा PDA हो गया, थीटा, बोलो थीटा, ओके। और इसका जो लेंथ कितना है, इसका लेंथ है ds, मैंने लिखा लेंथ इज ds, सिलिंड्रिकल एलिमेंट का जो लेंथ है वो मेरा ds है। और सर थीटा एक्सिस से एंगल बना है, बोलो क्या पूछ रहे हो? थीटा एक्सिस के साथ एंगल बना है। हाँ, थीटा मेरा एक्सिस के साथ, अगर मेरा कोई ये मान लो सिलिंड्रिकल एलिमेंट ये अगर इस तरीके से काम कर रहा है तो परपेंडिकुलर के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, दिस एंगल विल बी थीटा। Am I clear, सौरभ? यस सर, थीटा अंदर है मतलब ना। यस सर, यस सर, क्लियर है। ओके, तो दिस एंगल विल बी थीटा, ओके। सो ये मेरा थीटा एंगल है, ये मेरा ds है। और क्या फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है P प्लस डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा S इनटू ds इनटू dA, P प्लस डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा S इनटू ds इनटू dA। और एक चीज मैं यहाँ पे ड्राइंग करके बता दे रहा हूँ, पहले मैं ड्राइंग कर ले रहा हूँ, उसके बाद इस तरीके से क्या वैल्यूज आ रहा है वो मैं तुम लोगों को समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ds dz, this angle is theta, this is ds and this is dz, okay। ठीक है, तो ये मेरा बॉयलर्स इक्वेशन को डिराइव करने के लिए जो डायग्राम का मेरा जरूरत पड़ता है, तो ये सब है मेरा पूरा टोटल डायग्राम, ये डायग्राम और ये डायग्राम। तो अभी तक मुझे क्या पता चला है कि मेरा एक स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और मैंने एक सिलिंड्रिकल एलिमेंट पकड़ा हूं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है dA एंड इसका लेंथ इज ds। अब मुझे ध्यान देना है कि द फोर्स, जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, क्योंकि मुझे डायनामिक्स में मैंने क्या बोला था कि जो फ्लूइड का जो मोशन होगा उस मोशन का जो पीछे रीजन क्या है, जो फोर्स के लिए फ्लूइड का मोशन हो रहा है उसको हम लोग को कंसीडर करना पड़ता है, राइट। तो मैं यहाँ पे फोर्स को मुझे कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि मैं डायनामिक्स में हूँ, तो इसीलिए मुझे फोर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, द फोर्सेस एक्टिंग, क्या फोर्सेस एक्टिंग हो रहा है, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिलिंड्रिकल एलिमेंट। जब मेरा एक लैमिनर फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और ये यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल एलिमेंट को मैं कंसीडर किया हूँ, तो उस टाइम इस सिलिंड्रिकल एलिमेंट के ऊपर फ्लूइड के वजह से, फ्लूइड का मोशन के वजह से क्या फोर्सेस एक्टिंग हो रहा है या किस टाइप का फोर्सेस एक्टिंग हो रहा है वो हम लोग ध्यान देंगे। तो द फोर्सेस एक्टिंग ऑन सिलिंड्रिकल एलिमेंट, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन सिलिंड्रिकल एलिमेंट क्या क्या है,
फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर फोर्स, क्योंकि फ्लूइड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अगर मेरे यहाँ पे इस तरीके का एक ऑब्जेक्ट है और मेरा अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो जब भी ये फ्लूइड इस डायरेक्शन में फ्लो करनेगा और यहाँ पे मेरा एक सिलिंड्रिकल एलिमेंट होगा, तो ये फ्लूइड इसके ऊपर क्या फोर्स अप्लाई करेगा? बोलो क्या फोर्स अप्लाई करेगा? बोलो बोलो किस तरीके का फोर्स अप्लाई करेगा? प्रेशर फोर्स। प्रेशर फोर्स अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे ये जो इस डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, सिलिंड्रिकल एलिमेंट का बॉडी सामने आया, तो तुरंत एक प्रेशर फोर्स यहाँ पे अप्लाई हुआ। ठीक है, मतलब अगर मान चलो और भी थोड़ा सा क्लियर होते हैं, मान के चलो यहाँ पे एक लिक्विड का लेयर है, मतलब इसके नीचे वेरियस टाइप्स ऑफ लिक्विड लेयर, यहाँ पे मैं एक सिलिंड्रिकल एलिमेंट को रख दिया हूँ, तो जब सिलिंड्रिकल एलिमेंट को इस कंडीशन में मैंने रखा हो, तो और मेरा फ्लूइड अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो करने के वजह से सिलिंड्रिकल एलिमेंट के ऊपर मेरा कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है? प्रेशर फोर्स अप्लाई हो रहा है, which is pressure force is P into dA. P into dA in the direction of the flow. In the direction of the flow. अब प्रेशर फोर्स को हम लोग कैसे निकाल रहे हैं? हम लोग जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, सॉरी फोर्स P इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, P is equal to force divided by area. So force is equal to क्या होगा? Pressure into area, right? तो मैंने वहां पे pressure force का वैल्यू कितना किया? Pressure into the cross sectional area of the cylindrical element. Pressure force PDA in the direction of the flow. तो PDA किधर लग रहा है? PDA cylindrical element body का नीचे लग रहा है, हुआ first force. Second, राहुल कुछ पूछना है? राहुल कुमार 20ME014 कुछ पूछना है? नो सर। तो सेकंड क्या अप्लाई हो रहा है? जब ऑपोजिट है, जब हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ कि that object is obviously give opposite and resistance force because every action has equal and opposite reaction force. तो यहाँ पे जब PDA फोर्स सिलिंड्रिकल एलिमेंट बॉडी का नीचे अप्लाई हो रहा है, तो ऑपोजिट साइड से ऑपोजिट एंड रेजिस्टेंस फोर्स भी एक एक्टिंग होगा कि नहीं होगा? यस सर। सो ऑपोजिट एंड रेजिस्टेंस फोर्स इज एक्टिंग। अब इसका वैल्यू क्या है? वो हम लोग को देखना है। इसका वैल्यू है ऑपोजिट एंड रेजिस्टेंस फोर्स is acting. किसका ऑपोजिट होगा? टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। जिस डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उस डायरेक्शन के ऑपोजिट में एक ऑपोजिट एंड रेजिस्टेंस फोर्स एक्टिंग होगा। तो ये ऑपोजिट एंड रेजिस्टेंस फोर्स कौन सा वाला है? ऑपोजिट एंड रेजिस्टेंस फोर्स है ये वाला, P plus delta P by delta S into ds into d। अब तुम लोग पूछोगे सर ये कैसे आया? तो ये भी जैसे मेरा प्रेशर फोर्स है PDA, वैसे ये भी मेरा प्रेशर फोर्स है P plus delta P by delta S into ds into d। ये कैसे आया थोड़ा समझा रहा हूं। पहले हम दिखा दे रहे कि क्या क्या फोर्स एक्टिंग हो रहा है, उसके बाद मैं समझा रहा हूं कि इस फोर्स का वैल्यू ये क्यों आ रहा है या कैसे आ रहा है। थर्ड नंबर, ये सिलिंड्रिकल एलिमेंट का एक वेट होगा, ये सुनो, ये सिलिंड्रिकल एलिमेंट का एक वेट होगा कि नहीं होगा? यस सर। सो वेट ऑफ द एलिमेंट, सो ये वेट ऑफ द एलिमेंट मतलब क्या है? वेट ऑफ द एलिमेंट, जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके का रहता है, तो वेट ऑफ द एलिमेंट किस तरीके से काम करेगा? अगर ऑब्जेक्ट ऐसे इंक्लाइंड वे में है, तो वेट ऑफ द एलिमेंट कैसे काम करेगा? वेट ऑफ द एलिमेंट क्या इस तरीके से काम करेगा या इस तरीके से काम करेगा? कौन सा वाला सही है?
परपेंडिकुलर वाला परपेंडिकुलर में काम करेगा। तो ये जो मेरा है, ये जो मेरा परपेंडिकुलर एक्सिस के साथ जो थीटा एंगल किया है, तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस जो है वो है मेरा वेट ऑफ द एलिमेंट। दिस इज माय W। अब ये W का भी वैल्यू है वो मैं बता रहा हूँ। तो टोटल जब एक स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर अगर हम रखते हैं, तो अगर वो स्ट्रीमलाइन फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है और वो सिलिंड्रिकल एलिमेंट का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया DA और लेंथ अगर DS होता है, तो उसके ऊपर टोटल 3 टाइप का फोर्स अप्लाई होता है। फर्स्ट फोर्स इज प्रेशर फोर्स व्हिच इज PDA इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, एंड सेकंड फोर्स इज opposite and resistance force is acting to the direction of the flow। मतलब डायरेक्शन ऑफ द फ्लो का, फ्लो डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका ऑपोजिट में एक रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है। और थर्ड क्या है, वेट ऑफ द एलिमेंट। वेट ऑफ द एलिमेंट मतलब ये जो मेरा सिलिंड्रिकल एलिमेंट है इसका जो वेट है वो वेट एक्टिंग हो रहा है। ये 3 टाइप का फोर्स मेरा एक्टिंग होता है जब एक सिलिंड्रिकल एलिमेंट को हम लोग एक स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर रखते हैं। ओके, अब नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीटा। अब मुझे हर एक चीज को मुझे डिफाइन करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीटा। थीटा इक्वल्स टू दैट द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द वेट ऑफ द एलिमेंट। देखो थीटा इक्वल्स टू द एंगल बिटवीन, ये मेरा एंगल है, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, ये मेरा फ्लो का डायरेक्शन है, ये मेरा फ्लो का डायरेक्शन है, और वेट ऑफ द एलिमेंट। तो वेट ऑफ द एलिमेंट एंड एंगल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो के बीच जो एंगल जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं थीटा। सो थीटा इक्वल्स टू एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फ्लो एंड वेट ऑफ द एलिमेंट तो मैं थीटा को अभी थीटा को मैंने कंसीडर कर दिया, थीटा का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे क्या कि ये जो वेरियस टाइप्स ऑफ वैल्यू आ रहा है वो किसलिए आ रहा है। जो वेरियस टाइप्स ऑफ वैल्यू आ रहा है रो जी डी प्लस बेस एंड द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वेट, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ दिस ऑपोजिट रेजिस्टेंस फोर्स का, तुम लोग देखो ये मेरा PDA है, ये मेरा DS है, ठीक है। तो ये टोटल जो लेंथ है ये मेरा DS है। मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करके दिखा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना ये चीज। ये जो मेरा DS होल लेंथ है, ये टोटल लेंथ DS है। क्यों DS है? बिकॉज दिस अ वेरी स्मॉल सिलिंड्रिकल एलिमेंट। इसको अगर हम लोग हर एक छोटा छोटा पार्ट में अगर डिस्ट्रीब्यूट करता हो, हर एक छोटा छोटा पार्ट में अगर डिस्ट्रीब्यूट करता हो, तो वो हर एक छोटा छोटा पार्ट ये DS से छोटा होगा या बड़ा होगा, बताओ। छोटा होगा। छोटा होगा। तो इसीलिए ये हर एक छोटा छोटा पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेल्टा एस। हर एक छोटा छोटा पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेल्टा एस। टोटल बॉडी का लेंथ DS और हर एक छोटा छोटा पार्ट को जो लेंथ है उस लेंथ को हम लोग बोल रहे हैं डेल्टा एस। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? यस सर। ओके, बाकी स्टूडेंट्स क्लियर हुआ है? बाकी स्टूडेंट्स? यस सर। ओके यस सर। तो ये टोटल लेंथ इसका DS, इसको अगर हम लोग वेरियस नंबर ऑफ पार्ट्स में अगर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो वेरियस नंबर ऑफ पार्ट्स का जो लेंथ है, हर एक सिंगल पार्ट्स का जो लेंथ है, इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं डेल्टा एस। तो अगर ये टोटल लेंथ DS में जब प्रेशर एक्टिंग होता है, उस प्रेशर को हम लोग P से डिफाइन कर रहे हैं, ठीक। तो हर एक सिंगल जो यूनिट है जिसका लेंथ डेल्टा एस है, तो उसमें जब प्रेशर एक्टिंग होगा तो कितना प्रेशर एक्टिंग होगा बताओ? डेल्टा P एक्टिंग होगा। मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूं, टोटल लेंथ DS है, जब टोटल लेंथ DS है तब प्रेशर एक्टिंग हो रहा है P। जब मैं ये DS को वेरियस वेरियस स्मॉल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया और हर एक स्मॉल पार्ट का लेंथ डेल्टा एस है, तो DS लेंथ टोटल लेंथ के लिए प्रेशर एक्टिंग हो रहा है P।
तो हर एक स्मॉल लेंथ के लिए कितना प्रेशर एक्टिंग होगा, डेल्टा पी। ठीक, अब मुझे एक सिंपल, बचपन में हम लोग सीखे थे कि डेल्टा एस जब लेंथ होता है तब प्रेशर एक्टिंग होता है डेल्टा पी। डेल्टा एस जब लेंथ होता है तब प्रेशर एक्टिंग होता है डेल्टा पी। 1 जब लेंथ होता है तो प्रेशर होता है डेल्टा पी बाय डेल्टा एस। तो जब टोटल लेंथ ds होता है तो प्रेशर एक्टिंग होता है डेल्टा पी बाय डेल्टा एस इंटू ds। ये समझ में आया? ये समझ में आया? बाकी स्टूडेंट्स पूरा अंदर? यस सर। सर बाद में इक्वेशन सॉल्व करेंगे डेल्टा ds कट जाएगा ना सर, 1 आ जाएगा। पासिंग थोड़ा सा जोर से बोलोगे, सुनाई नहीं दे रहा है मुझे, थोड़ा जोर से बात करो। सर जब इक्वेशन को इसको सॉल्व करेंगे तो ds कट जाएगा तो 1 बच जाएगा ना सर। नहीं, यहाँ पे सॉल्विंग वाला बात नहीं आ रहा है। देखो ये मेरा ds है, ये ds किस क्या है, ये ds है इस सिलिंड्रिकल एलिमेंट का होल लेंथ। इसको हम लोग एग्जांपल पकड़ रहा हूं कि लेट ds इक्वल्स टू 5। ठीक, और ये जो डेल्टा एस है ये 5 को अगर 1 1 1 1 1 ऐसे करके अगर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो हर एक सिंगल पार्ट का जो लेंथ है वो है मेरा डेल्टा एस। तो अब मुझे बताओ वासिम कि डेल्टा एस और ds ये दोनों का इक्वल हुआ? यस सर। नहीं, ठीक है, आप समझ में आया? तो हर एक छोटा छोटा लेंथ की जब ds होल लेंथ के लिए प्रेशर p एक्टिंग हो रहा है तो छोटा छोटा लेंथ जो डेल्टा एस है तो हर एक डेल्टा एस के लिए कितना प्रेशर एक्टिंग होगा, डेल्टा p। तो डेल्टा एस जब लेंथ है तब प्रेशर एक्टिंग होता है डेल्टा p। 1 जब लेंथ है तो प्रेशर एक्टिंग होता है डेल्टा p बाय डेल्टा एस। टोटल लेंथ जब ds है तब प्रेशर एक्टिंग होता है डेल्टा p बाय डेल्टा एस इनटू ds। एम आई क्लियर? यस सर। सो इसके लिए टोटल कितना हुआ, डेल्टा p बाय डेल्टा s इंटू ds। तो इस पॉइंट में है p इंटू da। इस पॉइंट में प्रेशर कितना है, इस पॉइंट में मेरा प्रेशर है p और प्रेशर फोर्स है p इंटू da। इस पॉइंट में प्रेशर कितना है, इस पॉइंट में प्रेशर है डेल्टा p बाय डेल्टा s इंटू ds जो मेरा यहाँ पे बना। तो इस पॉइंट में p है और ds डिस्टेंस बाद इस पॉइंट में जो टोटल प्रेशर हुआ वो टोटल प्रेशर कितना बनेगा, वो टोटल प्रेशर बनेगा P प्लस यहाँ पे P था ds डिस्टेंस में गया तो P के साथ थोड़ा थोड़ा करके प्रेशर ऐड होता गया। कितना करके प्रेशर ऐड होता गया, del P बाय del S, 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 del P बाय del S। तो P यहाँ इस पॉइंट पे P था तो इस तरीके से ds लेंथ कवर करने के बाद टोटल प्रेशर कितना बना, P प्लस डेल्टा P बाय डेल्टा S इंटू ds। तो टोटल प्रेशर फोर्स कितना बना, P प्लस डेल्टा P बाय डेल्टा S इंटू ds होल इंटू ds। तो यहाँ पे प्रेशर फोर्स हुआ PDA क्योंकि प्रेशर है ये P और यहाँ पे प्रेशर फोर्स हुआ P प्लस डेल्टा P बाय डेल्टा S इंटू ds इंटू DA और यहाँ पे प्रेशर है P प्लस डेल्टा P बाय डेल्टा S इंटू ds। क्लियर? ये पार्ट कैसा है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बाकी स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? यस सर। ओके सो अब मेरा प्रेशर फोर्स PDA ऑपोजिट एंड रेजिस्टेंस फोर्स ये वाला वैल्यू भी मुझे पता चल गया। अब मेरा आ रहा है बात वेट ऑफ द एलिमेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वेट ऑफ द एलिमेंट? तो हम लोग वेट ऑफ द एलिमेंट कैसे क्या जानते हैं, वेट ऑफ द एलिमेंट मतलब जानते हैं W equals to m into g। ये जानते हैं कि नहीं जानते? यस सर। m into g, ठीक है। अब मास इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं, d इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम जानते हैं, d इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम जानते हैं और d मतलब सॉरी रो इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम जानते हैं। तो मैं यहाँ पे मास इक्वल्स टू लिख सकता हूँ रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी, लिख सकता हूँ।
यस सर। Okay. So W equals to mg रो m का वैल्यू है रो इनटू v कहां से है रो इक्वल्स टू m इनटू m by v सो m इक्वल्स टू रो इनटू v ये मेरा है। सो W इक्वल्स टू कितना है रो इनटू v इनटू g हुआ। अब मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v इस क्रॉस सिलिंड्रिकल एलिमेंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है दिए b और इसका लेंथ कितना है डीएस ds तो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट का सिलिंड्रिकल एलिमेंट का क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया पता है लेंथ पता है वॉल्यूम निकाल पाऊंगा ये सर नो बोलो 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 कैसे निकालेंगे वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है v इक्वल्स टू एरिया इनटू कोई भी एक लेंथ या एरिया इनटू हाइट या एरिया इनटू ब्रेथ या एरिया इनटू लेंथ इस तरीके से वॉल्यूम निकालते हैं। तो यहाँ पे इस सिलिंड्रिकल एलिमेंट का क्रॉस सेक्शन dA तुमको बोल दिया गया है और इसका लेंथ तुमको बोल दिया गया है dx तो यहाँ पे वॉल्यूम की जगह में मैं क्या लिखूंगा DA into DS dA into ds थैंक यू dA into ds into g अब मैं इसका टोटल वेट का वैल्यू कितना हुआ रो g dA ds ये पार्ट क्लियर हुआ वेट कैसे डिफाइन हुआ ये पार्ट क्लियर हुआ है यस सर। yes sir ओके सो मुझे प्रेशर फोर्स मेरा मिल गया pda ऑपोजिट एंड रेजिस्टेंस फोर्स मुझे मिल गया p प्लस del p by s del p by delta s into ds into da एंड वेट ऑफ द एलिमेंट कितना है रो g da ds ये मुझे मिल गया ठीक है। अब मेरा क्या काम है अब मैं कैसे करूंगा वो थोड़ा देख लीजिए थोड़ा सा मुझे साफ करना ही दिया अब मुझे बताओ कि मेरा एक ऑब्जेक्ट है एक एग्जांपल दे रहा हूं अच्छा कोई मुझे एक स्क्रीनशॉट भेज देना ना इमीडिएटली कोई मुझे एक स्क्रीनशॉट भेज दो। अब मुझे एक चीज बताओ अगर मेरा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हुआ 5 न्यूटन यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हुआ 3 न्यूटन तो इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है minus रिजल्टेंट फोर्स Rf इक्वल्स टू 5 माइनस 3 करना पड़ता है ये सुन लो yes sir 5 माइनस 3 तो सेम हियर यहाँ पे जो सिलिंड्रिकल एलिमेंट है इस सिलिंड्रिकल एलिमेंट के ऊपर इस डायरेक्शन से एक फोर्स जा रहा है इस डायरेक्शन से एक फोर्स जा रहा है इस डायरेक्शन से एक फोर्स ठीक है। अब मुझे बताओ तब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा इस एक्सिस के ऊपर बेस करके ये जो मेरा एक्सिस है मैं ना एक्स एक्सिस को डिफाइन कर रहा हूं ना मैं वाई एक्सिस को डिफाइन कर रहा हूं मैं कौन सा एक्सिस को डिफाइन कर रहा हूं जिस डायरेक्शन में या जो एक्सिस बराबर मेरा फ्लूइड का फ्लो हुआ है कौन सा डायरेक्शन है एस डायरेक्शन बराबर अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स डिफाइन करना चाहूंगा राइट तो फिर मेरा मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा बोलो बोलो विजय बोलो क्या लिखूंगा इक्वेशन करो आंसर करो सोच के बताओ सर मतलब क्या बोले सर फिर से बोलिए ये एक्सिस बराबर यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है इधर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है डायरेक्शन अपोजिट है यहाँ पे भी एक फोर्स अप्लाई हो रहा है तो मेरा क्वेश्चन है कि ये इस डायरेक्शन बराबर रिजल्टेंट फोर्स कितना अप्लाई होगा सर माइनस कर देंगे तो कैसे जैसे बताओ मुझे इक्वेशन तो बताओ मुझे p plus p delta p plus delta da सर p है वो p da होगा d da minus p da minus
PDA minus in PDA माइनस bracket P plus P प्लस yes sir, in bracket P plus डेल्टा P डेल्टा by S ds delta S into DA DS bracket close DA. DA उसके बाद इक्वल टू 0। अब बच गया है कि एक और एक फोर्स बच गया, वेट का फॉर्मूला है लो जी DA DS। अब ये वेट आ गया है। अब मुझे बताओ इसको क्या लिखेंगे? प्लस रो जी सर, नीचे जो इक्वेशन आया है प्लस रो जी DA DS। रो जी DA DS इस एक्सिस में है, मुझे इस एक्सिस बराबर निकालना है, दोनों एक्सिस के बीच एंगल है, तो मुझे इस रो जी DA DS को इस एक्सिस बराबर लाना पड़ेगा। ये सुनो, यस सर। तो इसको अगर इस एक्सिस में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा, cos थीटा होगा, या मतलब कंपोनेंट अगर निकालेंगे, ये जो फोर्स का अगर मैं कंपोनेंट निकालूंगा इस एक्सिस बराबर, तो मैं क्या लिखूंगा? PDA cos थीटा। cos थीटा, क्योंकि जिसके साथ एंगल होता है उसको हम लोग cos थीटा Yes, sir. बोलते हैं एंड ऑपोजिट विल बी sin थीटा। सो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, माइनस रो जी DA DS cos थीटा। ये माइनस क्यों हुआ? क्योंकि इसका जब अगर इसको अगर इस डायरेक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका ये डायरेक्शन इधर बन जाएगा, तो इसीलिए ये मेरा माइनस हुआ, माइनस रो जी DA DS cos थीटा मेरा बन गया। ठीक है, सो अब क्या है कि द रिजल्टेंट फोर्स on the fluid element in the direction of S must be equal to the mass of the fluid element into acceleration in the direction S। कैसे? हम लोग क्या जानते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ में? कोई मुझे बताओ कि न्यूटन सेकंड लॉ में क्या बताया जाता है? एनीवन बताओ, न्यूटन सेकंड लॉ बताओ, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, न्यूटन सेकंड लॉ में क्या बोला जाता है? हर एक सिंगल चीज का एप्लीकेशन इसमें है, बोलो। शिवम, सौरभ, प्रभाकर, शुभजीत, बता आंसर करो। व्हाट इज द So मीनिंग P is equal to MA. फोर्स इज इक्वल टू ma, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ, ये बोलता है। तो बेसिकली इन दिस ऑयलर्स इक्वेशन द रिजल्टेंट फोर्स, यहाँ इस क्रॉस सिलिंड्रिकल एलिमेंट का ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई हुआ है वो सारा फोर्स को कंसीडर करते हुए जो ये मेरा रिजल्टेंट फोर्स निकला, this resultant force is equals to the mass into the acceleration, mass of the fluid element and acceleration in direction is, resultant force equals to mass of fluid element, mass of fluid element into acceleration of direction x, direction कौन डायरेक्शन? S डायरेक्शन। तो S डायरेक्शन का एक्सेलरेशन और फ्लूइड एलिमेंट का मास, तो ये सिलिंड्रिकल एलिमेंट के ऊपर जब एक स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है, स्ट्रीमलाइन फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो उस टाइम सिलिंड्रिकल एलिमेंट के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग हो रहा है वो है मेरा ये, और दैट इज इक्वल्स टू द, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, मास ऑफ फ्लूइड एलिमेंट, force is equal to mass into acceleration, so mass of fluid element into acceleration of direction in x डायरेक्शन में द बॉडी का जो एक्सेलरेशन, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट। फ्लूइड एलिमेंट का मास क्या है? अगर ये मेरा वेट है, अगर ये मेरा वेट है तो मास का वैल्यू क्या होगा? अगर ये मेरा वेट है, बोलो ग्रेविटेशनल फोर्स को बता देंगे सर। तो वासिम जरा जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा सर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हटा देंगे तो मास निकल जाएगा। पता नहीं मुझे साउंड सुनाई नहीं दे रहा है। डेंसिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट सर, डेंसिटी एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट, सो मास इक्वल्स टू रो इनटू v,
so mass is equal to rho into v into acceleration of direction x, मतलब मैं इसको as लिख रहा हूं, ठीक है, rho into v because it's the mass of the cylindrical element into as, मैं ये लिख रहा हूं। सो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, PdA minus P plus delta P by delta S into ds into dA minus rho g dA ds cos theta equals to rho into v, v for क्या लिख सकता हूं, v for क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम फॉर BA into DS. dA into ds, so rho into dA into ds into as। अब as को हम लोग कैसे लिख रहे हैं वो हम लोग को समझना है कि ये जो एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे बनाए। तो हम लोग जानते हैं ये as को हम यहाँ पे इस तरीके से रख दे रहे हैं, आपने दिखा रहा हूं कि as को हम लोग क्या बता रहे हैं, as इक्वल्स टू क्या होता है, as इक्वल्स टू क्या, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, बोलो, Velocity by time. वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम। सो यहाँ पे v by t लिखेंगे या dv by dt लिखेंगे, v by t लिखेंगे या dv by dt, DV by dt. dv by dt लिखेंगे। why dv by dt, क्यों dv by dt है, स्मॉल वेलोसिटी लिए स्मॉल यूनिट ऑफ टाइम, स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल वॉल्यूम है, तो एक्सेलरेशन भी जो होगा वो स्मॉल होगा, वेलोसिटी भी जो होगा वो स्मॉल होगा, तो दैट्स व्हाई a is equals to dv by dt। क्लियर, क्लास अभी खत्म हो जाएगा, तुरंत ज्वाइन करना क्लास में, ठीक है, आई एम रेडी, ओके। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू मेरा बन गया dv by dt। अब dv by dt को हम लोग किस तरीके से आगे प्रोसेस करेंगे, किस तरीके से इसको मॉडिफाई, तो dv by dt को अभी हम लोग किस तरीके से प्रोसेस करेंगे वो हम लोग अभी देखेंगे हम लोग का क्लास। सो dv by dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे dv by dt को मैं क्या लिख रहा हूं, where v is the function of s and t, v is the velocity is the function of s and t, मतलब यहाँ पे जो सिलिंड्रिकल एलिमेंट का जो वेलोसिटी हो रहा है वो वेलोसिटी किस चीज का फंक्शन है, जो डायरेक्शन है, कौन सा डायरेक्शन है, एस डायरेक्शन है, और टाइम, एस एंड टाइम इसका है फंक्शन dv by dt, राइट। अब इसको हम लोग क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो तो डेल्टा v by डेल्टा s, v is the function of s and t, तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा s इनटू ds by dt, डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा s इनटू ds by dt प्लस डेल्टा v बाय डेल्टा t। देखो तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं डेल्टा v बाय डेल्टा s इनटू ds by dt प्लस डेल्टा v बाय डेल्टा t, ये मैंने लिखा हो। देखो कैसे आ रहा है, बोलो कुछ ऑब्वियसली पूछो सर कैसे आया, ये वाला टॉपिक पूछो मुझको कैसे आया, बताइए ना कैसा है। ये वाला जो देखो मैंने पहले क्या बोला कि where v is the function of s and t, ठीक, डेल्टा v by डेल्टा s into डेल्टा s by डेल्टा t, राइट। हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ध्यान देना, ये ds by dt ना करके, ये ds by dt ना करके या डेल्टा s भी लिख सकते, डेल्टा s by डेल्टा t भी कर सकते, कोई इशू नहीं था, डेल्टा v by dv by dt प्लस डेल्टा v by डेल्टा, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो मेरा टर्म्स है ds by dt, ये जो टर्म्स है
ds बाई dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ds बाई dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डीवी लिख सकते हैं। ds बाई dt को हम लोग dv लिख सकते हैं या तो हम लोग v भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी जैसे एक्सेलरेशन को हम लोग एक्सेलरेशन को ये जो डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन को हम लोग dv बाई dt लिखे, वैसे ही वेलोसिटी को हम लोग ds बाई dt लिख सकते हैं। वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं ये वाला चीज। तो यहां से मेरा ये यहां से मेरा क्या आ रहा है देखिए, यहां से मेरा आ रहा है v डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा s, क्योंकि ds बाय dt मतलब v है, ds बाय dt मतलब v है। सो मेरा v डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा s प्लस डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t प्लस डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ओके, अब अगर मेरा फ्लो अगर स्टेडी फ्लो है, ये जो मेरा फ्लो हो रहा है, अगर मेरा फ्लो अगर स्टेडी फ्लो है, तो हम लोग पढ़े थे जब इसी चैप्टर में फर्स्ट क्लास का कि स्टेडी फ्लो के लिए जो मेरा वेलोसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है डेल्टा v बाय डेल्टा t इक्वल्स टू 0 होता है। पढ़े थे ना स्टेडी फ्लो का डेफिनेशन, डेल्टा v बाय डेल्टा t इक्वल्स टू 0 होता है। पढ़े थे कि याद आ रहा है ये वाला पार्ट? बोलो। स्टेडी फ्लो, यस सर, स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, रोटेशनल, इरोटेशनल। तो स्टेडी फ्लो के लिए क्या होता है? डेल्टा v बाय डेल्टा t इक्वल्स टू 0, डेल्टा p बाय डेल्टा t इक्वल्स टू 0, डेल्टा रो बाय डेल्टा t इक्वल्स टू 0। ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े? पढ़े थे ना? यस सर। तो यहाँ पे अगर फ्लो अगर मेरा स्टेडी फ्लो है, इफ द फ्लो इज स्टेडी, then delta v by delta t equals to 0। so मेरा क्या आया लास्ट में? v of delta v divided by delta x। so यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो एक्सेलरेशन टर्म्स है, ये एक्सेलरेशन टर्म्स को मैंने मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करके कौन सा टर्म्स में लेके आया? v डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब सवाल आएगा कि सर ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मैंने इस क्रॉस सिलिंड्रिकल एलिमेंट को मैंने वेरियस सिंगल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया था, तब जाके मेरा ये वाला बना था डेल्टा p बाय डेल्टा s इनटू ds। तो मैं अगर डायरेक्ट dv बाय dt पुट करूंगा तो मुझे डायरेक्ट सिलिंड्रिकल एलिमेंट का ऊपर काम कर रहा हूं, तो मैं ये वाला पार्ट को अगर इस तरीके का मॉडिफाई नहीं बनाऊंगा तो मैं ये इक्वेशन को कभी शॉर्ट आउट नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो एक प्रेशर टर्म्स है वह डेल्टा p बाय डेल्टा s प्रेजेंट है, डेल्टा p बाय डेल्टा s प्रेजेंट है। तो इसीलिए मुझे ये एक्सेलरेशन का टर्म्स को मुझे इस तरीके का मॉडिफाई करने पड़ा कि a is equals to v by t equals to dv by dt where v is the function of s and t। जब भी मैंने कोई चीज का फंक्शन करता हूं तो मुझे वहां पे इस तरीके का एडिशन करना पड़ता है, where v is the function of s and t। तो मैंने क्या किया? डेल्टा v by डेल्टा s into ds by dt। एक्चुअल केस में ये भी मेरा स्मॉल है, ये भी मेरा स्मॉल है, तो उस हिसाब से ds और डेल्टा s कट सकता है, यहाँ पे भी ds और डेल्टा s कट सकता है। तो उस considering a small element, इसलिए मैंने इसको इस तरीके का लिखा डेल्टा v by डेल्टा s into ds by dt प्लस डेल्टा v by डेल्टा t। तो यहाँ से मैं कैलकुलेशन करके ये यहाँ तक लाया हूँ और इसके बाद मैंने बोला कि अगर मेरा फ्लो स्टेडी फ्लो है तो मेरा डेल्टा v by डेल्टा t इक्वल्स टू 0 होता है। सो as का वैल्यू आया v डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा s। डन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब मैं इस इक्वेशन को एक्सटेंड करूंगा। सो मेरे पास क्या बच गया है? मेरे पास बच गया है pda माइनस p प्लस डेल्टा p बाय डेल्टा s इंटू ds इंटू da माइनस रो g da ds cos थीटा इज इक्वल टू रो da ds into v डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा s। ठीक है, अब as का वैल्यू, as के जगह में मैंने ये वैल्यू पुट किया रो da ds into डेल्टा v बाय डेल्टा s।
अब मैं इस इक्वेशन को शॉर्ट कर रहा हूं। सो पी डीए, बोलो मुझे नेक्स्ट पार्ट क्या होगा। यहाँ पे मेरा पी डीए आ गया। अब ये यहाँ इस इक्वेशन को अगर मैं तोड़ूंगा तो यहाँ पे मेरा नेक्स्ट क्या बैठेगा, PDA पीडीए plus del P by del S into DS into DA। प्लस होगा या माइनस होगा? नहीं सर, माइनस ब्रैकेट खुल गया, माइनस होगा। तो मैं लिखूंगा माइनस डेल्टा पी बाय डेल्टा एस इनटू डी। यस सर। नेक्स्ट माइनस रो जी डीएस DS cos थीटा। cos थीटा, ठीक है। तो माइनस रो जी डीएस cos थीटा हो गया इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, रो डीएस इनटू वी डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा एस। तो ये मेरा शॉर्ट आउट करके इक्वेशन है। यहाँ पे पीडीए और माइनस पीडीए कटेगा या नहीं कटेगा? पीडीए माइनस पीडीए यस सर। कट जाएगा। तो पीडीए यस सर। माइनस पीडीए कट गया, बच गया मेरा माइनस डेल पी डी बाय डेल एस डीएस डीए माइनस रो जी डीएस cos थीटा इज इक्वल टू रो डीएस इनटू वी डेल्टा बी बाय डेल्टा एस। अब तुम लोग के सामने और एक क्वेश्चन करूंगा। मुझे कोई बताओ ये टर्म्स एंड ये टर्म्स, ये तीनों टर्म्स में कॉमन टर्म क्या है? बोलो। DADS। तो मैं तीनों टर्म से DADS को अगर निकाल लूंगा तो मेरा क्या आएगा, माइनस डेल्टा पी बाय डेल्टा एस माइनस रो जी cos थीटा इज इक्वल टू रो भी डेल्टा बी बाय डेल्टा एस। देख लो तो एक बार खुद से चेक कर लो। ये टर्म्स में DADS कॉमन है, ये टर्म्स में DADS कॉमन है, ये टर्म्स में DADS कॉमन है। तो मैंने तीनों टर्म से इधर से DADS निकाल लिया, इधर से DADS, क्योंकि ये लेफ्ट साइड इक्वेशन है, ये राइट साइड इक्वेशन है। तो लेफ्ट साइड से DADS निकाल लिया, राइट साइड से DADS निकाल लिया, तो दोनों DADS कट जाएगा। तो उस कटने के बाद मेरा बच क्या रहा है, मेरा ये वाला बच रहा है, अब मुझे बताओ कि ये वाला सही है कि गलत है, एक बार चेक कर लो, खुद से चेक कर लो। बोलो ठीक है कि नहीं कि ठीक है? सही है सर। सही है। और बाकी लड़का लोग देख के बताओ। यस सर, करेक्ट। ठीक, करेक्ट है सर। माइनस डेल पी बाय डेल एस माइनस रो जी cos थीटा इक्वल्स टू रो बी डेल्टा बी बाय डेल्टा एस। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं पूरा ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं क्या लिख रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेंसिटी। ये तो मैं कर ही सकता हूं, क्योंकि मैं अगर दोनों यस सर। लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड में मैं कोई भी चीज से मैं डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है। ये मेरा कोई भी इक्वेशन को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग करते हैं। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेंसिटी मतलब रो से डिवाइड कर रहा हूं बोथ साइड इक्वेशन। मैं ऊपर वाला पार्ट अगर थोड़ा साफ कर रहा हूं, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेंसिटी, तो इसको अगर मैं डेंसिटी से डिवाइड करूंगा ये वाला टर्म को, तो मैं क्या लिखूंगा बताओ कोई? ये वाला टर्म को अगर डेंसिटी से डिवाइड करूंगा तो क्या लिखूंगा? माइनस डेल एस डेल पी बाय रो इनटू डेल एस। रो इनटू डेल एस। थैंक यू। सेकंड टर्म को क्या लिखूंगा? जी cos थीटा। g cos थीटा। यस। ओके, एंड ये वाला राइट साइड वाला टर्म को क्या लिखूंगा? v डेल्टा v by ds डेल्टा s। v डेल्टा v बाय डेल्टा s। तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, देखो मैं कर रहा हूं माइनस डेल p डिवाइडेड बाय रो इनटू डेल्टा s माइनस g cos थीटा माइनस v डेल्टा v बाय डेल्टा s। मतलब ये टर्म्स को राइट साइड वाला टर्म्स को लेफ्ट साइड में लेके आ रहा हूं, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो देखो तीनों टर्म्स में माइनस है, तो
तीनों टर्म से मैं माइनस कॉमन तो मैं लिख रहा हूँ माइनस को अगर कॉमन लूंगा तो मेरा क्लास हो जाएगा del p by rho into delta s minus g cos theta minus sorry plus g cos theta plus v delta b by delta s equals to 0। यहाँ तक समझ में आया है? यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट है, अब देखो ये जो मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया था, ये जो मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया था, दिस इज माय ds, दिस इज माय ds, दिस इज माय dz, दिस इज माय ds, दिस इज माय dz, राइट? तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, इस ट्रायंगल से मैं लिख सकता हूं cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है या बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल के लिए मेरा बेस क्या है? ds बेस है। देख के बताओ, ये ट्रायंगल के लिए मेरा बेस क्या है? सर dz बेस है। dz बेस है और हाइपोटेन्यूज ds ds। ध्यान से देखो, ये अगर ट्रायंगल है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, ये मेरा बेस है और ये मेरा परपेंडिकुलर है। इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर एंगल चेंज होता तब ये मेरा परपेंडिकुलर रहता, ये मेरा बेस रहता, ये मेरा हाइपोटेन्यूज रहता। am I right? अगर एंगल चेंज होता तो am I right? यस सर। ओके, सो cos थीटा का वैल्यू इस ट्रायंगल से मिल रहा है dz by ds। तो मैंने क्या लिखा हूं, डेल्टा p by rho d delta s plus g into dz by ds। यहाँ पे cos थीटा था, cos थीटा का वैल्यू dz by ds है, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया dz by ds प्लस v of delta b divided by delta s equals to 0। तो ये मेरा इक्वेशन आया, डेल्टा p divided by rho into delta s plus g into dz by ds plus b into delta b by delta s equals to 0। ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हो सर? थीटा एंगल तो एक्सिस के साथ ना बनाया था, तो cos थीटा लेंगे ना। ये मेरा cos थीटा है, थीटा एंगल ये मेरा थीटा है। हाँ सर, तो वो एक्सिस के साथ ना बनाया था एंगल थीटा डिग्री, मतलब ds ना हो जाएगा cos। ये मेरा एक्सिस के साथ ही बनाया था, तो मैं ये वाला जो ट्रायंगल पार्ट को, ये ट्रायंगल पार्ट को मैं यहाँ पे बाहर के करके दिखाया। अब क्लियर हुआ? तो सर बात बेस बना है, dz को बेस बनाया है वो। तो यहाँ पे अगर मैं अब तुम मुझे एक चीज बताओ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये मेरा ds है और इसको मैं dz बोल रहा हूँ, why it is called the dz? why? बिकॉज अगर ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, तो ये मेरा z एक्सिस होगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं दो एक्सिस पकड़ा हूँ, एक एक्सिस है मेरा ये जिसको मैं s डायरेक्शन बोल रहा हूँ, और एक मेरा एक्सिस है जो मेरा वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है, राइट? तो इसको मैं dz बोल रहा हूँ। तो इसको अगर मैं इक्वेशन में बनाऊंगा तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये एंगल और ये एंगल, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में मेरा कौन सा वाला बेस होगा, ये बेस होगा या ये बेस होगा? सौरभ सर dz बेस होगा। अभी क्लियर हुआ सौरभ? यस सर। ठीक है, तो अभी मेरा आया है ये इक्वेशन। तो ये जो मेरा इक्वेशन है, ठीक है, ये जो मेरा इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग और थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। मेरे पास आया डेल्टा p by rho into delta s plus g into dz by ds plus b into delta b by delta s। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ हम लोग किसको लेके काम करेंगे? हम लोग क्या डेल्टा s मतलब ये शॉर्ट लेंथ को लेके काम करेंगे या हम लोग होल लेंथ को लेके काम करेंगे? बोलो बोलो बोलो। सर डीएसी बेस होगा, पुरंदर पांडे बोला है डीएसी बेस होगा। ये डीएस कैसे बेस हो रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है।
सर आप देखे तो 90 डिग्री कहाँ बन रहा है उस ट्रायंगल में? अभी ठीक है, अभी ठीक है। नहीं सर, सौरभ सही बोल रहा था सर, डीएस ही बेस होगा। डीएस बेस होगा भाई, ये किस बेस पे बेस होता है, ये कैसे बेस होगा? सर 90 डिग्री के सामने वाला सर हाइपोटेनस होता है ना। हाँ तो अगर 90 डिग्री का सामने वाला नहीं, तुम अगर इसको तुम अगर उल्टा करो तो तुम्हारे सामने क्या आएगा? अच्छा ठीक है चलो, अगर मैं ये मेरा एंगल होता है, ये एंगल होता है, इस एंगल के लिए कौन सा बेस है? बोलो सर उसके साथ ये सर उस नेमिंग नहीं, ये वाला बेस है या ये वाला बेस है? सेकंड वाला सर। ये वाला बेस है, ठीक। यस तो फिर सर। ये वाला बेस है, तो फिर और हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, ये वाला या ये वाला? सेकंड वाला। ये वाला हाइपोटेन्यूज। तो अगर एंगल अगर मेरा चेंज हो जाएगा तो हाइपोटेन्यूज क्या चेंज होता है? नहीं सर। तब फिर क्या बोल रहे हो तुम लोग? अगर एंगल चेंज हो जाएगा तो मेरा परपेंडिकुलर और बेस के पोजीशन चेंज होता है ना, कि हाइपोटेन्यूज का पोजीशन चेंज होता है। तो जब एंगल चेंज हो गया तब परपेंडिकुलर ये है या ये परपेंडिकुलर? क्या सर फिर से बोलिए। अगर ये एंगल होगा तो कौन सा वाला परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है या ये परपेंडिकुलर? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। नीचे वाला बेस। तो फिर बेस कौन सा होगा? वो सेकंड वाला राइट साइड। तो फिर ये बेस होगा, तो इसका वैल्यू क्या है? डीजेड। तो फिर डीजेड बेस हुआ। यस सर। अब समझ में आया पुरंदर? यस सर, यस सर। ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से कंफ्यूजन क्लियर करोगे, अच्छा लगता है मुझे। तो ठीक है, अभी मेरे पास ये वाला टर्म्स है, आप ध्यान से सुनना क्या चीज बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा डेरिवेशन, ठीक है। तो बहुत टाइम ऑलरेडी हो गया, ऑलमोस्ट हम लोग 1 घंटे के ऊपर क्लास कर रहा हूँ, और ज्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट का बात। तो हम लोग को क्रॉस सेक्शन एलिमेंट का कौन सा लेंथ के ऊपर हम लोग काम कर रहे थे? टीएस के ऊपर काम कर रहे थे या डेल्टा एस के ऊपर काम कर रहे थे? क्वेश्चन है तुम लोग। डेल्टा एस के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल जो फोर्स अप्लाई हो रहा था तो उस टाइम हम लोग कौन सा एस के ऊपर काम कर रहे थे, डीएस या डेल्टा एस? बोलो। डीएस। डीएस। तो मेरा एक्चुअल लेंथ मेरा डीएस है, तो मेरा सारा चीज डीएस के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा एस इज द स्मॉल यूनिट पार्ट ऑफ द डीएस। डेल्टा एस इज द स्मॉल यूनिट पार्ट ऑफ द डीएस। लेकिन अगर मुझे फोर्स अगर निकालना है, टोटल अगर मुझे इक्वेशन को अगर बनाना है, इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे डीएस के ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक। तो डीएस के ऊपर काम करना पड़ेगा, और डीएस और डेल्टा एस में ज्यादा फर्क नहीं होता है, क्योंकि डीएस इज वेरी स्मॉल, डेल्टा एस इज वेरी स्मॉल। बेसिकली डेल्टा इज स्मॉल कंपैरिजन टू डीएस, बट डीएस इज आल्सो वेरी स्मॉल, राइट। तो इसीलिए हम लोग इस इक्वेशन को इस तरीके का बनाते हैं कि 1/ρ into dp by ds plus g into dz by ds plus v into dv by ds equals to 0। ये जो मेरा इक्वेशन बना, दिस इक्वेशन इज फॉर अ सिंगल यूनिट, और ये जो मेरा इक्वेशन बना, दिस इक्वेशन इज फॉर द होल यूनिट। मैं समझा पाया तुम लोगों को? मैं तुम लोगों को समझा पाया? तुम लोगों को समझ में आया? बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। सर इसमें चेंज क्या किया है सर? ये हुआ है, देखो ये वाला टर्म्स में क्या है, डेल्टा पी बाई डेल्टा एस, ये वाला पार्ट में चेंज होके हुआ डीपी बाई डीएस। ये वाला लाइन, ये वाला इक्वेशन में ये वाला जो पार्ट है, ये डेल्टा एस के लिए डिफाइन हुआ है,
लेकिन जब मैं ये वाला टर्म्स को लिख रहा हूं, ये टर्म्स, ये टर्म सारा चीज डीएस को डिफाइन किया है। समझ में आया? यस सर। और क्यों, अगर रीजन आता है कि व्हाई वी विल कंसीडर दिस फ्रॉम दिस इक्वेशन टू दिस इक्वेशन, ये जो मैं लाइन बोल रहा हूं, ये जब वीडियो लेक्चर बाद में स्टडी करोगे तब ये सब लाइन को हमेशा ध्यान में रखना कि इस स्टेप से ये स्टेप में आने का रीजन क्या है। रीजन यही है कि हम लोगों को क्रॉस सेक्शन एलिमेंट का और सिलिंड्रिकल एलिमेंट का होल लेंथ के ऊपर काम करना पड़ता है, काम करना पड़ेगा, होल लेंथ के ऊपर फोर्स निकालना पड़ेगा, ना कि एक स्मॉल यूनिट के लिए। तो यहाँ पे जो पहला इक्वेशन बना, ये बेसिकली देखो इसमें ज्यादातर स्मॉल यूनिट के रेस्पेक्ट में सब दिया हुआ है, डेल्टा पी, डेल्टा एस, राइट, डेल्टा वी, डेल्टा एस, राइट। बट जब मैंने इसको डीएस के लिए कंसीडर किया, होल लेंथ के लिए कंसीडर किया, तब मैंने लिखा 1/ρ dp/ds प्लस g into dz/ds plus v into dv/ds equals to 0। Am I clear? क्लियर हुआ ये पार्ट? सर हाँ बोलो सर। सर सर इसे हम लोग स्मॉल यूनिट के लिए निकाले हम लोग, फिर हम लोग अगर पूरा यूनिट जैसे डीएस ले निकाले तो उसको इंटीग्रेट कर सकते थे यहाँ पर। हाँ तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे बेसिकली एक इंटीग्रेशन ही कर रहा हूँ, लेकिन ये इंटीग्रेशन 1 सेकंड, ओके, लेकिन ये जो मेरा इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा पी बाय डेल्टा एस इक्वल्स टू डीपी बाय डीएस। इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा बी बाय डेल्टा एस इज इक्वल टू डीवी बाय डीएस। बेसिकली जो बंसल का जो फ्लूइड मैकेनिक्स का बुक है उसमें भी तुम लोग देखना कि ये जो डेल्टा है और ये जो डी है, ये दोनों के बीच ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो हम लोग हमेशा ये वाला टर्म्स को टेंस टू दिस टर्म बोल सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास 1.5 1.234 ये टर्म्स को हम लोग इस तरीके का लिख सकते हैं कि 1.2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 1.234 को 1.2 लिख सकते हैं, यस और नो? यस सर। राइट। Yes, और लेकिन 1.674 को हम लोग को हमेशा 1.7 लिखना पड़ता है। Am I right or wrong? Right or wrong? राइट सर। Right. Right. क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 0.5 के इधर वाला जो भी वैल्यू होता है उसमें हम लोग को वही लिखना पड़ता है, और 5 के उधर वाला जो वैल्यू होता है मतलब 6, 7, 8, 9 अगर होता है तो उसमें हम लोग को एक ऐड कर देना पड़ता है। तो 1.6 अगर मेरा यहाँ पे 1.634 भी रहता तो हम लोग इसको 1.7 लिख सकते, क्योंकि ये 0.5 के उधर चल गया, 0.5 को क्रॉस कर गया, तो इसको तो ये मेरा टेंस टू है। ये जो 1.634 को 1.7 लिखते इज द टेंस टू वैल्यू, राइट। ठीक उसी तरीके से ये जो मेरा del p by del s को dp by मैंने ds लिखा, दिस इज द टेंस टू वैल्यू और इंटीग्रेटेड वैल्यू बोल सकते हैं। Am I clear sort of? यस सर। ओके, तो ये मेरा टर्म्स आ गया। ये जो टर्म्स है ये पूरा होल सिलिंड्रिकल एलिमेंट के लिए। अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं कर रहा हूं 1 by dp by rho plus g into dz plus v into dv equals to 0। ये मैं लिख सकता हूं यहां से। देखो इसका नीचे भी ds है, इसका भी नीचे ds है, इसका भी नीचे ds। यस सर। तो 1 by ds तीनों टर्म्स में मैंने कॉमन ले लिया, मेरा बचा रहा कैसे? 1 by ds इस तरीके कॉमन ले लिया, मेरा बचा रहा ये वाला टर्म्स। अब मैं अगर 1 by ds को उधर लेके जाऊंगा तो वो 0 हो जाएगा, तो मैंने इसलिए लिखा dp by rho plus g into dz plus v into dv equals to 0। क्लियर? ये वाला क्लियर हुआ? यस सर। Okay, so this equation is called Euler's equation, EULER'(S), Euler's equation। This equation is called Euler's equation। Okay, अब ये मेरा इतना जो बड़ा डेरिवेशन था, पूरा वीडियो लेक्चर स्टडी करोगे तो पूरा डेरिवेशन तुम लोगों के सामने रहेगा। तो ये डेरिवेशन हो गया मेरा Euler's equation में डिराइव कर। अब यहां से जब मुझे बर्नौली डेरिवेशन को डिफाइन करने बोला,
अगर मुझे बर्नौली डेरिवेशन को डिफाइन करने बोला जाता है तो मैं कैसे करता हूँ? बर्नौलीज इक्वेशन, जो अब नेक्स्ट क्लास में या इसके बाद बेंचुरी मीटर ओरिफाइस मीटर ट्यूब स्टडी करेंगे, उस टाइम डेरिवेशन को दिखाने के लिए, न्यूमेरिकल करने के लिए हम लोग को बर्नौलीज इक्वेशन लगता है। हम लोग ऑयलर्स इक्वेशन को नहीं करते। ऑयलर्स इक्वेशन इज द फादर ऑफ द फ्लूइड डायनामिक्स। ऑयलर्स इक्वेशन और ऑयलर इज द फादर ऑफ द फ्लूइड डायनामिक्स एंड बर्नौलीज इज द सन ऑफ द फ्लूइड डायनामिक्स, राइट? ऑयलर इक्वेशन पहले डिराइव हुआ, उससे मेरा आया है बर्नौलीज इक्वेशन। तो मैं ये ऑयलर इक्वेशन को अगर बर्नौलीज इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? लेट इंटीग्रेट ऑयलर्स इक्वेशन, integrate Euler's equation. So what we write? Integration of dp by rho plus integration of g into dz plus integration of v into dv is equal to integration of 0. Integration of dp by rho plus integration of g into dz plus integration of v into dv is equal to integration of 0. बर्नौली ने क्या किया? बर्नौली ने ऑयलर्स इक्वेशन के ऊपर इंटीग्रेशन कर दिया। जब वो ऑयलर्स इक्वेशन के ऊपर इंटीग्रेशन कर दिया तब मेरा क्या वैल्यू आया? दैट इज p by rho plus g into z plus v square by 2। ठीक है, v square by 2, ध्यान देना। यस सर। p by rho क्योंकि 1 by rho तो कॉमन है, dp का इंटीग्रेशन p हुआ, g मेरा कांस्टेंट टर्म में g बाहर आएगा, dz का इंटीग्रेशन z होगा और v मेरा बाहर आएगा, और सॉरी v dv है तो ये v तो बाहर नहीं आएगा क्योंकि ये v के रिलेटेड वेरिएबल है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा तो मेरा आएगा v square by 2 is equal to constant। इंटीग्रेशन ऑफ 0 इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा क्या आएगा? मैं अभी क्या कर रहा हूं? डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय जी से पूरा इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा आया p by rho g प्लस v प्लस z प्लस v square by 2g equals to constant। constant by g equals to constant, because जो कोई भी constant आपके साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो, जो भी टर्म बनेगा that will be also the constant। ठीक है, so p by rho g plus z plus v square by 2g equals to constant। This equation is called Bernoulli's equation। This equation is called Bernoulli's equation। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? यस। बाकी स्टूडेंट सबसे आंसर जानना चाहता हूँ, क्लियर हुआ? यस सर। बाकी 1 by 1 मैं जानना चाहता हूँ। लाल सिंह, आशीष दास, सुंदर जी, अभय कुमार, आकाश कुमार, बाकी लोग क्लियर हुआ है ये वाला तक? यस सर। यस सर। ओके सर। यस सर। ओके ठीक है, तो ये वाला पार्ट मेरा बर्नौलीज इक्वेशन बना। अब इस p by rho g को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर हेड। ये वाला टर्म को बोलते हैं प्रेशर हेड। ये वाला टर्म्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एनर्जी प्रोसेस बाय फ्लोइंग फ्लूइड। पिछला क्लास में पढ़ाने के टाइम बताए थे, क्या बोलते हैं जेट को? बोलो। पोटेंशियल हेड। और ये वाला टर्म्स को बोलते हैं वेलोसिटी हेड। ठीक है, तो ये तीन चीज बोलते हैं। p by rho g को बोलते हैं प्रेशर हेड, z को बोलते हैं पोटेंशियल हेड एंड v square by 2g को बोलते हैं वेलोसिटी हेड। सो दीज आर द टर्म्स which is related to the Bernoulli's equation, p by rho g plus z plus v square by 2g। ठीक है, what is the meaning of the head? इसको हम लोग स्मॉल कैपिटल h से डिफाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं p equals to rho g h, so h equals to क्या होगा? p by rho g प्रेशर हेड। पोटेंशियल हेड के लिए क्या होता है?
हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू P इक्वल्स टू mgz, सो z इक्वल्स टू क्या होगा, Pe by mg, सो z इक्वल्स टू पोटेंशियल हेड। वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 2gh, ठीक है, सो h इक्वल्स टू क्या होता है, v स्क्वायर बाय 2g, सो दिस इक्वल्स टू वेलोसिटी हेड। हेड मतलब मीटर। अब हम एक चीज बोलेंगे तो 2 मिनट के लिए, ये थोड़ा सा देख लो। सर क्या हेड मतलब, क्या बोले सौरभ? हेड मतलब क्या बोल रहे हो? वही मैं समझा रहा हूँ, हेड मतलब क्या बोले। हेड मतलब मान लो ये मेरा पाइपलाइन है, तो पाइपलाइन से जब फ्लूइड फ्लो करता है तो इतना इस तरीके का फ्लो कर सकता है, इतना हाइट लेके फ्लो कर सकता है कि नहीं कर सकता? यस सर। यस सर। इतना हाइट लेके भी फ्लो कर सकता है, यस सर। और पूरा हाइट लेके भी फ्लो कर सकता है, ठीक। यस सर। यस जब वो ये हाइट लेके फ्लो करता है तब इसको, जब वो इतना हाइट लेके फ्लो कर सकता है, इसका मतलब इसमें प्रेशर एनर्जी, प्रेशर हेड P by rho g, Z पोटेंशियल हेड एंड v स्क्वायर बाय 2g इस हेड के कंपैरिजन में कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। इसमें कम होगा सर। कम होगा। और ये वाला हाइट के लिए सेम P by rho g Z v स्क्वायर बाय 2g, ये इस हाइट से ज्यादा होगा और इस हाइट से कम होगा। एक्चुअली हेड मतलब एनर्जी, हेड मतलब एनर्जी। इतना हाइट मेंटेन करके एक फ्लूइड पाइप के अंदर से फ्लो कर रहा है। जब पाइप के अंदर से ये हाइट मेंटेन करके फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर क्या क्या एनर्जी है? प्रेशर एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वेलोसिटी एनर्जी। और ये प्रेशर एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर हेड P by rho g। पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल हेड Z। वेलोसिटी एनर्जी को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी हेड v स्क्वायर बाय 2g। तो आज से कोई भी पाइपलाइन के अंदर से जब कोई फ्लूइड फ्लो करेगा, हम लोग को हमेशा याद रखना है कि उस फ्लूइड के अंदर वेलोसिटी हेड और वेलोसिटी एनर्जी, प्रेशर हेड और प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल हेड और पोटेंशियल एनर्जी रहता है। और अगर कोई फ्लूइड फ्लो नहीं करेगा, सिर्फ एक पाइपलाइन के अंदर स्टेडी मतलब स्टॉप होकर रहेगा, अगर वो फ्लो नहीं करेगा तो उसके अंदर प्रेशर एनर्जी और प्रेशर हेड है, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल हेड है, लेकिन वो फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कोई वेलोसिटी एनर्जी और वेलोसिटी हेड नहीं है। Am I clear everyone? पोटेंशियल तो होगा ना? क्या बोले? पोटेंशियल तो होगा ना उसमें? पोटेंशियल क्या बोले? सर पोटेंशियल तो होगा ना उसमें? हाँ, पोटेंशियल तो होगा। जब फ्लूइड स्टॉप है तब उसके अंदर प्रेशर एंड पोटेंशियल है, बट वेलोसिटी नहीं है। जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है तब उसके अंदर प्रेशर भी है, पोटेंशियल भी है, वेलोसिटी। क्लियर? सर तो मतलब बर्नौली एक इक्वेशन को निकालने के लिए हम लोग को पहले इक्विलिब्रियम इक्वेशन निकालना पड़ेगा, फिर ये निकालना। क्या बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा सर, तुम्हारा बात बहुत कट कट के आ रहा है। सर बर्नौलीस इक्वेशन को निकालने के लिए पहले इक्विलिब्रियम इक्वेशन निकालना पड़ेगा। यस, बर्नौलीस इक्वेशन को निकालने के लिए पहले ऑयलर्स इक्वेशन का डायग्राम, ऑयलर्स इक्वेशन का डेरिवेशन, देन बर्नौलीस इक्वेशन में इंटीग्रेट द ऑयलर्स इक्वेशन, देन बर्नौलीस इक्वेशन। और अगर बोलता है कि ऑयलर इक्वेशन डेरिवेशन करने के लिए तो ये बर्नौलीस इक्वेशन वाला पार्ट करना नहीं है, जो ऑयलर्स इक्वेशन में जो इक्वेशन आया था वो इक्वेशन को ड्राइव करना। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर। ओके, सो अभी हम लोग का क्लास हम लोग खत्म करेंगे, लेकिन बर्नौलीस का 4 असम्पशन है, बर्नौलीस थ्योरम का 4 असम्पशन है। तो 4 असम्पशन क्या क्या है? बर्नौलीस इक्वेशन को बनाने के लिए हम लोग, बर्नौली ने क्या किया, 4 को असम्पशन पकड़ा। तो फर्स्ट, द फ्लूइड इज आइडियल, नॉट रियल। द फ्लूइड इज आइडियल, इट इज नॉट द रियल फ्लूइड। फर्स्ट चैप्टर में आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड क्या होता है बोले थे हम। सेकंड, द फ्लूइड इज स्टेडी, स्टेडी फ्लूइड होना चाहिए, आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। थर्ड, द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, मतलब पाइप वेरियस सेक्शन का पाइप के अंदर से जाएगा लेकिन फिर भी वो इनकम्प्रेसिबल रहेगा, द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। एंड फोर्थ वन इज द फ्लूइड इज इररोटेशनल, राइट। तो ये 4 पॉइंट है जो बेसिकली असम्पशन है
बर्नौलीज थ्योरम का ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का कि व्हाट आर द असम्पशन ऑफ द बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम का जो असम्पशन है ये 4 पॉइंट, द फ्लूइड इज आइडियल, द फ्लूइड इज स्टेडी, द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल एंड द फ्लूइड इज इरोटेशनल। ओके, so now do you have any doubt students? Do you have any doubt students? सर नो सर। ओके, सो थैंक यू। मैं ये क्लास खत्म होने के बाद जो इस आज के दिन में मैंने बोला था कल कि असाइनमेंट दूंगा, तो असाइनमेंट 4 तुम लोगों का 4 का जो लिंक है वो लिंक मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। इस असाइनमेंट को सबमिशन का लास्ट डेट है 10th जुलाई, राइट? 10th जुलाई के अंदर वो असाइनमेंट को लिख के नोडल में सबमिशन कर देना, राइट? और ये असाइनमेंट चैप्टर 3 के ऊपर नहीं है, चैप्टर 2 के ऊपर है। चैप्टर 2 का पूरा टफ न्यूमेरिकल के ऊपर है, तो ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा खुद से कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, ओके? और असाइनमेंट को 10th जुलाई के अंदर सबमिशन करो, ठीक है? सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग क्लास। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।